इंसानों और हैवान। बच्चों, बहुत जमाने की बात है, किसी शहर में एक सौदागर रहता था जो कारोबार न होने की वजह से उन दिनों गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। उसकी 4 लड़कियां थीं, शहरबानो, कमरबानो और सबसे छोटी हुस्नबानो। हुस्नबानो अपनी तमाम बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और नेक थी, जबकि तीनों बड़ी बहनें बदशक्ल, बदमिजाज, काहिल और कामचोर थीं। वो सारा दिन आराम से बैठी रहती और अपने तमाम काम हुस्नबानो से करवाती रहती। ए हुस्नबानो, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, क्या हुआ? अरे ओ हुस्नबानो, मेरा नाश्ता भी देगी या नहीं? भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है। मेरे कपड़े जब सूख जाए तो उन पर इस्त्री भी कर देना हुस्नबानो। कर दूंगी बाजी, कर दूंगी। मैं आप सब लोगों के तमाम काम कर दूंगी। पहले अब्बू के लिए गुसल खाने में पानी तो रख दूं। सुबह के गए हुए हैं, वापस आकर नहाना चाहेंगे। ठीक उसी वक्त सौदागर खुशी से हाँफता हुआ घर में दाखिल हुआ। हुस्नबानो, अब बेटी हुस्नबानो, गुलबानो, शहरबानो, कमरबानो, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? जी अब्बू, जी अब्बू, जी अब्बू। बड़े खुश नजर आ रहे हैं अब्बू, क्या बात है? पति ऐसी है बेटी, हमारे नसीब जागने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? बेटी अभी अभी मालूम हुआ है कि सामान से भरा हुआ मेरा जहाज जो समंदर में गुम हो गया था ना, वो मिल गया है। रास्ता भूल गया था, अब बंदरगाह पर आने वाला है। अब हम कैसे मिल गए? शुक्र है खुदाया। मुझे आज आना है बेटी। आप बताओ, अच्छा तुम लोगों के लिए क्या क्या तोहफे लाऊं? अब्बू, मेरे लिए कीमती हीरो का एक हार ले आइएगा। अच्छा। अब्बू, मेरे लिए एक खूबसूरत कमख्वाब का जोड़ा। हाँ। और मेरे लिए जड़ाओ नगीने की 4 चूड़ियाँ। अच्छा हुस्नबानो, बेटी तुमने कुछ नहीं बताया। अब्बू, आप खैरियत से वापस आ जाएं, मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा? ये क्या बात हुई बेटी? भाई बताओ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? हाँ। अच्छा तो फिर अब्बू, आप मेरे लिए सफेद गुलाब का फूल लेते आइएगा। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह बेटियों से रुखसत होकर सौदागर सीधा बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। एक लंबे सफर के बाद सौदागर बंदरगाह पर पहुंच गया। हर रोज जहाज आते और जाते रहे, मगर वो जहाज ना आया जिस पर उसका सामान था। आखिर एक दिन सौदागर एक नए आने वाले जहाज के कप्तान के पास गया। भाई कप्तान साहब, मेरा एक जहाज था नीले रंग का, बड़े बड़े सफेद बालों वाला, शाहीन नाम था उसका। आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? अब तक आया क्यों नहीं? कब तक आने वाला है? अच्छा शाहीन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सौदागर साहब, आपके जहाज का सारा सामान समुद्री डाकुओं ने लूट लिया है और जाते जाते जहाज को भी आग लगा गए। बेचारे सौदागर की सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। अपनी किस्मत को कोसता हुआ आखिरकार वो अपने शहर की तरफ चल पड़ा। रात आई तो रात गुजारने के लिए किसी ठिकाने की तलाश कर ही रहा था कि वो एक जबरदस्त तूफान में गिर गया। मैं किस मुसीबत में फंस गया? तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, रास्ते भी सारे बंद हो गए, कुछ नजर भी नहीं आता। किधर जाऊं, क्या करूं? तूफान रुक जाने के बाद जब चांद की रोशनी चारों तरफ फैली तो सौदागर ने अपने आप को एक बहुत पुराने महल के सामने खड़ा हुआ पाया। कमाल है, इस जंगल में इतना बड़ा महल, पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। चल कर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए।
न भी मिले तो सर्द से तो बच जाऊंगा। रात गुजार कर सुबह को सफर शुरू करूंगा। वाह, बाहर से कितना पुराना नजर आ रहा था, मगर अंदर से कितना शानदार महल है। साफ सुथरी मेज, कुर्सियां, गर्मा गर्म बिस्तर। अरे यहाँ तो मजे मजे के खाने भी मौजूद हैं। मगर ये महल खाली क्यों पड़ा है? कोई है? अरे कोई है? मगर जब कहीं से कोई जवाब न मिला तो सौदागर ने बगैर कुछ सोचे खाने पर हमला कर दिया और खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर गर्म गर्म बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर सो गया। सुबह हुई तो रवाना होने से पहले सौदागर की नजर एक फव्वारे पर पड़ी। वाह, कितना खूबसूरत फव्वारा और इतने ढेर सारे हर तरफ फैले हुए सफेद गुलाब के पौधे। किसी और के लिए तो कोई तोहफा नहीं ले सका, कम से कम उस बानों के लिए तो सफेद गुलाब का तोहफा ले ही लूं। सौदागर ने गुलाब का फूल तोड़ा ही था कि रुक जाओ। डरावनी आवाज सुनकर सौदागर ने जो पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, तेज चमकते हुए दांत, बिल्कुल हैवानों की शक्ल वाला एक खौफनाक इंसान सौदागर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे महल को इस्तेमाल किया, मेरा खाना खाया, मेरे बिस्तर पर सोए और अब मेरे सबसे पसंदीदा बाग से सफेद गुलाब चुरा कर ले जा रहे हो। इस बाग में कदम रखने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, समझे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अगर मुझे मार दिया तो मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है, कोई नहीं। कितनी बेटियां हैं तुम्हारी? चार बेटियां हैं। जहाज जल जाने की वजह से अपनी 3 बड़ी बेटियों के लिए कोई तोहफा न खरीद सका। छोटी बेटी ने सफेद गुलाब की फरमाइश की थी। ये गुलाब का फूल ये मैंने उसी के लिए तोड़ा। तुम्हारी बेटियों को तोहफा भी मिल जाएगा और तुम्हारी जान भी बच सकती है, मगर एक शर्त पर। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। तुम अपनी 4 बेटियों में से किसी एक को मेरी खिदमत करने के लिए मेरे महल में भेज दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में रहेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। वादा, मैं वादा करता हूँ। तुमने अगर 3 दिन के अंदर अंदर अपना वादा पूरा ना किया तो मौत के मुंह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। नहीं, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, जरूर। सुनो, अगर तुम्हारी नियत बदल गई तो 3 दिन गुजर जाने के बाद तुम्हारी मौत की पहली निशानी ये होगी कि तुम्हारे कमरे में जो बड़ा आईना दीवार से लगा हुआ है वो गिरकर टूट जाएगा। दूसरे दिन तुम जिस कमरे में सो रहे होगे उसकी छत टूटकर गिर जाएगी। तीसरे दिन जिस पलंग पर तुम सो रहे होगे वो टूट जाएगा और तुम जमीन पे गिर जाओगे। और चौथे दिन शाम होने से पहले मैं तुम्हें वहीं आकर मार डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ कहा है बस वैसे ही करूंगा, वैसे ही। अच्छा, तो अपनी बेटियों के लिए ये तोहफे लो और जाओ। अपनी 3
तीनों बड़ी बेटियों के लिए हैवान के दिए हुए तोहफे लेकर सौदागर जब घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने सोचा, वादा तो मैंने कर लिया है, मगर मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कैसे? मैं किसको भेज सकूंगा? मेरे लिए तो चारों ही बराबर हैं, चारों ही प्यारी हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, किसी को नहीं। मारता है तो मार डाले मुझे। हाँ। तीनों बड़ी बहनें तो अपना अपना तोहफा लेकर उसमें मगन हो गईं, मगर सौदागर की परेशानी हुस्न बानो की नजरों से छुपी न रह सकी। आप कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं अब्बू, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। जहाज जल गया तो क्या हुआ? अल्लाह ने चाहा तो दूसरा जहाज आ जाएगा। इतना परेशान तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था अब्बू, बताइए ना क्या बात है? कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। तुम जरा चाय बना दो, बड़ी ख्वाहिश हो रही है मेरी। अच्छा अब्बू। सौदागर चूंकि फैसला कर चुका था कि हैवान की शर्त का जिक्र किसी से नहीं करेगा, इसलिए जब भी हुस्न बानो ने उसकी परेशानी की वजह मालूम करना चाही तो वो टालता रहा, और इस तरह 1, 2 और 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन सुबह सवेरे सौदागर नहाने के बाद आईने के सामने खड़ा बालों में कंघी करना ही चाहता था कि आईना गिरकर टूट गया, पहली निशानी पूरी हो गई। अब क्या होगा? सौदागर सारा दिन सख्त परेशान रहा, मगर उसने हुस्न बानो के बार बार पूछने के बावजूद भी कुछ न बताया। दूसरा दिन आया तो सौदागर ने अपने सोने का कमरा बदल लिया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। परेशानी की वजह से उसे रात भर नींद न आई। सुबह के वक्त उसकी आंख लगी ही थी कि ये तो दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब क्या करूं मैं? इस बार भी हुस्न बानो ने परेशानी की वजह मालूम करने की बहुत कोशिश की, मगर सौदागर कुछ न बता सका। तीसरा दिन आ गया तो सौदागर ने वो पलंग ही बदल डाला जिस पर वो सोया करता था। वो पड़ोसी के यहाँ से एक तख्त मांग कर लाया और बाहर बरामदे में उस पर अपना बिस्तर लगवाया। रात हुई, चारों बेटियां खाने से फारिग होकर अपने अपने कमरों में चली गईं, तो डरते डरते सौदागर तख्त पर लेटने के लिए गया। अभी वो पैर फैलाकर लेटा ही था ये तख्त भी टूट गया, उसकी तीनों निशानियां पूरी हो गई। अब मैं जिंदा नहीं बच सकता, अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। वो मुझे आकर मार डालेगा, वो मुझे आकर मार डालेगा। बचाओ, बचाओ! क्या हुआ अबू? क्या हुआ? क्या हुआ अबू? कौन आकर आपको मार डालेगा, बताइए ना। आखिरकार सौदागर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी, हैवान की शर्त का जिक्र किया और तीनों निशानियों के बारे में भी बताया। ना पापा ना, मैं तो उस दरिंदे के पास कभी भी नहीं जाऊंगी। मुझे तो बुरी शक्लों के इंसान ही पसंद नहीं है। उस कमबख्त हैवान के पास कौन जाएगा? मैं तो खिदमत करवाने की आदी हूँ, दूसरों की खिदमत मुझसे नहीं होगी। बड़ी बहनों का ये जवाब सुनकर हुस्न बानो से चुप न रहा गया। आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। उस हैवान की खिदमत करने मैं जाऊंगी। सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। हुस्न बानो बेटी, तुम? जी अब्बू, आपकी जिंदगी की खातिर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मेरी बेटी, खुदा तुम्हें सुखी रखे। और इस तरह हुस्न बानो अपना घर बार छोड़कर हैवान के महल में पहुंच गई। मेरी सूरत देखकर तुमको डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम्हारे लिए ज्यादा काम नहीं होगा, बस घर की सफाई का ख्याल रखना।
اور میرے لیے جو چاہے پکا دیا کرنا۔ جی 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 جی۔ اب تم کو بھوک لگ رہی ہوگی، چلو چل کر کھانا کھا لیں۔ چلیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تم کو میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ شکریہ۔ جی یہ دیکھو، یہ ہے میرے سفید گلاب کے پھولوں کا باغ، اور یہ فوارہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہاں آ کر چڑیاں سکون سے پانی پیتی ہیں، ان کو پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں کبھی خود بھی پریشان ہوتا ہوں تو یہاں آ جاتا ہوں، یہاں مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ واقعی بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ میں اس باغ میں کبھی کسی کو نہیں آتا، مجھے یہ باغ بہت عزیز ہے، کوئی اگر یہاں سے ایک پھول بھی توڑ لے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ جانتی ہوں، ابو نے بتایا تھا، مگر یہ پابندی تمہارے لیے نہیں ہے، تم یہاں جب چاہو آ سکتے ہو اور جتنے پھول چاہو توڑ سکتی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر ایک بات تو بتائیے۔ پوچھو پوچھو۔ آپ نے اپنا خیال رکھنے کے لیے مجھے یہاں بلوایا تھا، مگر ہر وقت آپ ہی میرا خیال کرتے رہتے۔ تمہارے خیال سے مجھے کتنا سکون ملتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گی حسن بانو۔ آج میں آپ سے لڑائی کرنے آئی ہوں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ گھر میں نیا نوکر رکھ لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ نہیں تو یقین کرو حسن بانو، کوئی نیا نوکر نہیں رکھا گیا ہے۔ نوکر نہیں رکھا گیا تو صبح صبح میرے کمرے میں چائے کون رکھ گیا تھا؟ نہانے کے لیے پانی کس نے گرم کیا؟ میرے کپڑوں پر استری کس نے کی؟ اور رات کے جھوٹے برتن کس نے دھوئے؟ بتائیے نا۔ بات یہ حسن بانو، اچھا میں جی نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کو ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ آج اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آئیے میرے پاس بیٹھے۔ تمہارے پاس میں بیٹھوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تم کتنی خوبصورت ہو اور میں بدصورت۔ خوبصورتی اور بدصورتی تو انسان کے دل سے ہوتی ہے، چہرے سے نہیں، اور آپ کا دل تو بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی تم مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہو، نفرت بھی نہیں کرتی ہو؟ اتنے اچھے انسان سے بھلا کون نفرت کر سکتا ہے؟ حیوان کی نیکی اور اس کا سلوک دیکھتے ہوئے حسن بانو کے دل میں اس کی طرف سے ہمدردی پیدا ہو چکی تھی، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اسے اچھا بھی لگنے لگا۔ ایک دن کی بات ہے، حسن بانو نے سویرے اٹھتے ہی حیوان سے کہا، رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو کی طبیعت سخت خراب ہے، میں فوراً ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ابو کو میری ضرورت ہے، ابو کی صحت ٹھیک ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گی۔ ایک بار چلی گئی تو پھر واپس نہیں آؤ گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں ضرور واپس آؤں گی۔ اچھا، اگر تم 7 دن کے اندر اندر واپس نہیں آئیں تو پھر مجھے بھی زندہ نہیں پاؤ؟ اللہ نہ کرے مرے آپ کے دشمن۔ تو پھر یہ جادو کی انگوٹھی رکھ لو، تم اسے پہن کر پلک جھپکتے ہی اپنے ابو کے پاس پہنچ جاؤ گی، اور جب واپس آنا چاہو تو میرے پاس آ جانا۔ اچھا، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ گھر پہنچ کر حسن بانو نے اپنے ابو کی خدمت اور دیکھ بھال میں دن رات ایک کر دیے۔ آہستہ آہستہ سوداگر کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی اور ٹھیک 15ویں دن وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ اسی روز حسن بانو نے خواب میں دیکھا
7 दिनों में वापस आने का वादा किया था हुस्न बानो, मगर अब तो 15 दिन हो गए। आना है तो आ जाओ, वरना मरने के बाद भी मैं तुम्हारी याद में बेचैन रहूंगा। हुस्न बानो चौंक कर नींद से उठ बैठी और सुबह होते ही उसने अपना फैसला सुना दिया। पागल हो गई हो तुम? चली गई तो घर के कामकाज कौन करेगा? दीवानी हो गई हो? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया उस मानो। उस हैवान की खातिर तुम हम सबको छोड़ देना चाहती हो? हैवान ना कहो बाजी, वो हम सबसे बेहतर इंसान है। होगा बेटी, जरूर होगा, मगर इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम अपनी और उसकी सूरत का मुकाबला तो कर लिया होता। सूरत से क्या होता है अब्बू, असल चीज तो सीरत होती है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ। और जादू की अंगूठी की मदद से हुस्न बानो पलक झपकते ही हैवान के महल में पहुंच गई। महल में पहुंचते ही हुस्न बानो ने चारों तरफ तलाश शुरू कर दी। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ हो? यहाँ गुलाब के पौधों के पास क्यों लेटे हो? देखो देखो, मैं आ गई हूँ। उठो, यहाँ से चलो, अंदर चलें। आंखें खोलो ना, मेरी तरफ देखो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम बोलते क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये कहकर हुस्न बानो ने उसका हाथ उठाकर अपनी आंखों से लगा लिया। तुम नहीं मर सकते, तुम कभी नहीं मर सकते। इतना कहना था कि उसका हाथ अचानक हुस्न बानो के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और देखते ही देखते हैवान की शक्ल वाला बदसूरत इंसान एक निहायत ही खूबसूरत शहजादे में बदल गया। ये क्या हो गया? कौन है आप? अच्छा, अब आप मुझे पहचानती भी नहीं है? मोहतरमा हुस्न बानो साहिबा। अच्छा, तो ये आप हैं। मगर ये सब हुआ कैसे? भाई, हुआ इस तरह कि चुड़ैल ने जादू के जोर से मेरी शक्ल हैवानों जैसी बना दी थी और कहा था कि जब तक कोई हसीन लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी, तुम अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ सकती। मगर जैसे ही तुमने मेरा हाथ अपनी आंखों से लगाया, उस चुड़ैल के जादू का असर खत्म हो गया और मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। अब मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा शहजादे साहब। नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलेगी। सजा? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें हुस्न बानो से शहजादी हुस्न बानो बनना पड़ेगा। कहो मंजूर? बादशाह सलामत और अब्बू के होते हुए मैं फैसला करने वाली कौन होती हूँ? और बच्चों, फैसला उन दोनों के हक में हुआ और इस तरह शहजादे और हुस्न बानो की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। हुस्न बानो के अब्बू और उसकी बहनें भी महल में आ गई। अब उन्होंने काहिली छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दी थी और बदशक्ल लोगों से नफरत भी करना छोड़ दिया था और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी के साथ जिंदगी के दिन गुजारने लगे।